हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन स्टार्ट होगा ईवीएस का। ईवीएस के अंतर्गत हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए। अगर दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इनसे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। ऑप्शन नंबर बी, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ऑप्शन नंबर सी, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। ऑप्शन नंबर डी, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है जो प्रासंगिक नहीं है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। बाद बाकी ऑप्शन जितना है सब प्रासंगिक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन परिस्थिति आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चे ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी इलेक्ट्रिकल बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा होगा? अब सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण पूछ रहा है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण दृष्टिकोण। अन्वेषण का मतलब होता है खोजकर्ता। नेक्स्ट है हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, तीसरा है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण और चौथा है अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? हाँ जी, तो इसका सही जवाब है अन्वेषण दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि बच्चा जो भी कर रहा है, जो हम ऊपर का जो भी क्वेश्चन देखे उसमें बच्चा जो भी कार्य कर रहा है वो अन्वेषण दृष्टिकोण के माध्यम से कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, यह सस्ता और सुलभ है। ऑप्शन नंबर डी, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? हाँ जी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी, पाठचर्या से बाहर जाना। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना। तो सही जवाब क्या होगा इसका? हाँ, सही जवाब है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना,
क्योंकि अभी की जो ईवीएस की जो शिक्षा की जो बात की जा रही है, जो विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य जो है, जो क्या पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने का मतलब है कि बाहरी जीवन से जोड़ते हुए बच्चे को कोरिलेट करते हुए बच्चे को पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 3 के छात्रों को, हाँ, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, परिवार की परिभाषा गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। बताइए सही जवाब क्या होगा? हाँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? ऑप्शन नंबर ए, फील्ड भ्रमण। ऑप्शन नंबर बी, श्यामपट्ट का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी, चित्र पढ़ना और सी, चित्र पढ़ना। और ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जी, तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सही, क्योंकि ईवीएस की कक्षा की गतिविधि में फील्ड वर्क भी आता है, श्यामपट्ट का भी उपयोग होता है, चित्र पढ़ाना यानी चित्र बनाना पढ़ाना, तो सभी का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका जवाब होगा उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह समावेश, ऑप्शन नंबर ए समावेशी, ऑप्शन नंबर बी विषयगत, ऑप्शन नंबर सी एकीकृत, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? हाँ जी, उपर्युक्त सभी होगा इसमें, क्योंकि सब कुछ पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम जो है, जो बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है अगर सबको जोड़ा जाए। समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, एकीकृत होना चाहिए और विषयगत होना चाहिए। तो चलिए सभी को जोड़ते हुए तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है, जो प्रयुक्त सभी, हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। हाँ, हमने ईवीएस का नोट प्रोवाइड किया है, उसमें सपेरों पे चर्चा की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों के जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन नंबर ए है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी कि यह एक अवैध कार्य है। ऑप्शन नंबर डी, सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अवसर उन्हें नहीं देखते हैं, अक्सर नहीं देखते हैं। तो सही जवाब क्या होगा बताइए? हाँ जी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों का अध्याय, मतलब एक अध्याय दिया गया, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है वो इसलिए कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले, यानी कि सपेरा जो सांपों को आजीविका का स्रोत बनाते हैं, तो उनको अपनी आजीविका से वंचित, यानी कि आजीविका से वंचित करने से पहले उनको दूसरा विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है। इसीलिए संवेदनशील बनाया जा रहा है, विकल्प दिया जाएगा, फिर उसको मतलब कि इस कार्य से के लिए सांप को रखने के लिए मना किया जा सकता है, लेकिन एक क्या कहते हैं, विकल्प को प्रदान किया जाए, क्योंकि उनका आजीविका का स्रोत है, उनसे उनका जीवन भरण होता है, जीवन पोषण का कार्य करते हैं, तो इसीलिए उनको एक विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए। तो देखिए बच्चे जागरूक भी हो रहे हैं और संवेदनशील भी हो रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर ए, यह
यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यह शिक्षण अधिगम में बहुत ही मूल्यवान समय बर्बाद करता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बताइए सही जवाब क्या होगा। हाँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ऑप्शन नंबर ए, अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी, स्कूल बैग का कम वजन। ऑप्शन नंबर डी, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। तो सही जवाब क्या होगा बताइए। सही जवाब है अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। बोझ के बिना शिक्षा की बात की जा रही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखना का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। ऑप्शन नंबर सी, लड़की और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। बताइए सही जवाब क्या होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाला BALA बाला का पूरा क्या है। बाला का पूरा रूप क्या है सो बताइए। ऑप्शन नंबर ए, अधिक सहायक के रूप में बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। और ऑप्शन नंबर डी, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। तो सही जवाब क्या होगा इसका। हाँ, तो सही जवाब है हमारा, सही जवाब है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग जो है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचों के का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। ऑप्शन नंबर बी, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। ऑप्शन नंबर डी है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग हो है। तो सही जवाब क्या है इसका बताइए आप लोग। हाँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विचार जो अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। महिलाएं जो क्या है, पुरुषों की तुलना में कमजोर बताया जा रहा है। यह एक डैश है। ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादी धारणा। ऑप्शन नंबर बी, अंधविश्वास। ऑप्शन नंबर सी, मिथक। और ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक तथ्य। बताइए सही जवाब क्या होगा। हाँ, तो सही जवाब है रूढ़िवादी धारणा, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मतलब ये रूढ़िवादी धारणा को ही दर्शाया जा रहा है। किस चीज में भाई कमजोर है, तो इस रूढ़िवादी धारणा को दर्शा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। और मैं बार बार कह रही हूँ कि रूढ़िवादी धारणा जो है हमारा इस मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल सीटेट पूछता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति को बताना है। तो बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी।
ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी है पूर्व और पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम और पूर्व। तो बताइए सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 75 का। हाँ, तो सही जवाब हमारा क्या होगा बताइए। देखिए, बिहार, आप लोग इंडिया के मैप को अपने माइंड में लाइए और बिहार की स्थिति में बोल रहा है जम्मू कश्मीर। तो हर कोई जानता है कि जम्मू कश्मीर कहाँ है हमारा। तो जम्मू कश्मीर जो होता है, जो भारत का सर बोला जाता है, यानी कि सबसे उत्तर में स्थित है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी छोर हमारा जम्मू कश्मीर का हो गया। ठीक है, तो बिहार के सापेक्ष में, तो बिहार हमारा मिडिल में पड़ रहा है, यानी कि बीच में पड़ रहा है, तो इसके सापेक्ष में हमारा जो जम्मू कश्मीर हो गया, जो किधर है, तो उत्तर में है। तो देखिए, इस टाइप से आप क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। तो बिहार के सापेक्ष में जो जम्मू कश्मीर है, तो हमारा बिहार बीच में हो गया, क्योंकि अगर भारत का मैप देखिए तो यहाँ हमारा बिहार है, यहाँ हमारा जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये बिहार हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो हमारा बिहार से उत्तर में ही पड़ रहा है जम्मू कश्मीर। तो देखिए इसमें, हाँ, और बिहार यहाँ है और ये यहाँ है, तो उत्तर और पश्चिम की बात, तो देखिए उत्तर तो है ही, और ये पश्चिम, क्योंकि क्षेत्र हमारा पश्चिम में, बिहार से पश्चिम में पड़ रहा है। हमने इसको बहुत ही अच्छे से मैप के थ्रू एक वीडियो में डिस्कस किया है, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो उत्तर पश्चिम, यहाँ पे मैं इतना ही क्लियर कर पाऊंगी। तो देखिए, यहाँ अगर हमारा बिहार है और यहाँ हमारा अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर है, तो बिहार है और इधर है जम्मू कश्मीर, सपोज दैट यहाँ है। ठीक है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर है, तो बिहार यहाँ पड़ रहा है, तो जम्मू कश्मीर की स्थिति तो उत्तर हो गया, उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हो गया। तो देखिए, यहाँ से हम जवाब ऐसे भी निकाल सकते, तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही है जो हमारा उत्तर पश्चिम है, यानी कि जम्मू कश्मीर तो हमारा उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है गोवा। गोवा कहाँ है, तो गोवा की स्थिति देखिए, महाराष्ट्र के नीचे जस्ट गोवा पड़ता है हमारा, तो यहाँ पे गोवा हो गया। तो फिर उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, तो दक्षिण आ जाएगा। स्वाभाविक है कि बिहार से नीचे दक्षिण महाराष्ट्र जो है, तो दक्षिणतम छोर पे पड़ता है गोवा, मतलब कि महाराष्ट्र से नीचे है, तो हमारा ही गोवा हो गया। तो बिहार से दक्षिणी भाग है और दक्षिण पश्चिम ही आएगा, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र पे है, तो दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा कि उत्तर पश्चिम, यानी कि बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर हमारा उत्तर पश्चिम हो गया और गोवा की स्थिति जो हो गई, जो दक्षिण पश्चिम हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। ऑप्शन नंबर ए है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आती है। ऑप्शन नंबर सी है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि आती है। ऑप्शन नंबर डी है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान क्षेत्र और सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए है स्थिति कौशल। ऑप्शन नंबर बी है ग्राफिक कौशल। ऑप्शन नंबर सी है दिशात्मक कौशल और ऑप्शन नंबर डी है चित्रण कौशल। तो सही जवाब क्या होगा इसका बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा चित्रण कौशल, क्योंकि स्थानों, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता किसमें होगी, तो चित्रण कौशल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एनसीएफ 2000। ऑप्शन नंबर बी है एनसीएफ 1975। ऑप्शन नंबर सी है एनसीएफ 2005। ऑप्शन नंबर डी है एनसीएफ 1988। सही जवाब बताइए कि क्या होगा। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा एनसीएफ, ऑप्शन नंबर ए एनसीएफ 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि का रिवाज है? किस क्षेत्र में? तो भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी क्षेत्र। तो हमारा सही जवाब होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही स्थानांतरित कृषि का रिवाज ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव से हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यह पानी या हवा को प्रदूषित करता है। तो सही जवाब बताइए कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि कार्बन ग्रीन हाउस गैस जो हमारा जो मिश्रण है सभी गैसों का, जिसमें मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैस आते हैं, तो उपर्युक्त सभी होगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तान की बात की जा रही है, तो भारत में ठंडे रेगिस्तान वाला कौन सा क्षेत्र जो भारत का ठंडा रेगिस्तान है? तो लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, जो ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। ऑप्शन नंबर बी है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर सी है, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती है। ऑप्शन नंबर डी है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए उसको मानसून प्रभावित नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही जवाब क्या होगा बताइए? हाँ जी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए काकतीय राजवंश, ऑप्शन नंबर बी पल्लव राजवंश, ऑप्शन नंबर सी चोल राजवंश और ऑप्शन नंबर डी चालुक्य राजवंश। तो बताइए सही जवाब क्या होगा, कौन बनवाया है इसको? हाँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, गोलकुंडा का किला जो बनवाया गया है, जो काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी जो अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन नंबर बी भार, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण। सही जवाब क्या होगा इसका? हाँ जी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। जो अदिश राशि है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश विकिरण गुजर नहीं सकती है, कहलाती है पारदर्शी, उत्तल, अपारदर्शी और पारभासी। सही जवाब क्या होगा बताइए? हाँ, तो इसका सही जवाब है अपारदर्शी, क्योंकि ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश विकिरण गुजर नहीं सकती, तो प्रकाश विकिरण गुजर नहीं रही, आर पार नहीं हो रहा है, तो अपारदर्शी ही कहलाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किग्रा है? बताइए क्या होगा? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम। 16 ऑप्शन नंबर ए है 60N, ऑप्शन नंबर बी है 10N और ऑप्शन नंबर सी है 60 किग्रा और ऑप्शन नंबर डी है 10 किग्रा। तो बताइए सही जवाब क्या होगा?
हाँ, तो इसका सही जवाब है 60 किग्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए सतह क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी भार, ऑप्शन नंबर सी दाब और ऑप्शन नंबर डी तापमान। तो किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर डी तापमान पर। एक विलेय का विघटन दर जो है जो तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन नंबर ए पोस्टर बनाना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ऑप्शन नंबर सी कक्षा में बहस आयोजित करना, ऑप्शन नंबर डी समूह चर्चा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना हमारा सही जवाब होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप सभी को कल के एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष, ऑल दी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे अंक लेकर आप लोग अच्छे बहुत ही अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छा रिजल्ट की मैं आप लोगों की कामना करती हूँ कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो, सब लोग अच्छे मार्क्स से पास करें। तो अच्छे से दीजिए। और हाँ, क्वेश्चन हमारा सिलेबस से ही आ रहा है। मैंने क्वेश्चन के बारे में पता किया तो सिलेबस से ही आ रहा है, तो आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कथन चिंतन को बढ़ा दिया गया है क्वेश्चन में, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो आप लोग उस चीज़ के लिए घबराएं नहीं, आराम से क्वेश्चन को पढ़े और समझने की कोशिश करें और फिर सही जवाब लगा कर आइए। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।